जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। देवेंद्र भाई, नवीन सर का लाडला, सत्यम पाठक, कंचन लाहौर, संजय, शिवानी, स्मृता, काजल मौर्य, वीर, अंकुश, मनसन, नेहा, यूपी 32, मेघा, सोनी, मोटिवेशनल स्पीकर, RWA, महेंद्र, अर्चना, अजय, प्राची, अर्जुन, वसीम, सूर्या, सतेंद्र, आदर्श, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। आप यूं ही मेहनत करते रहेंगे, बहुत जल्दी हमारे 40 सेट भी हो जाएंगे। लेकिन मेहनत में साथी कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि जिन चीज़ों को हम बाद में टाल देते हैं वो अक्सर फिर कभी होती नहीं है। तो इसीलिए किसी चीज़ को टालना नहीं है, एक साफ नीयत से, ईमानदारी से, एक मेहनती छात्र की तरह मेहनत करते रहना है। तो आज के इस सेट को शुरू करने से पहले रिवीजन के 5 क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा 5/5 स्कोर का मैसेज देखने को मिलेगा। कुमुदनी लखिया का संबंध किस डांस से है? लाख कदम किसको बोलते हैं? तो कुमुदनी लखिया का संबंध है दोस्त आपका किससे भैया? कथक से है। किससे है? कथक से है, जो कि उत्तर भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश का है। MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब परफॉर्मेंस किया गया? 1966। 1974 में इनको रमन मैग्सेसे से मिला साथी, और मैंने आपको बताया था कि इनको भारत रत्न मिला 1998 में, 1998 में। पुंथुडू कहाँ का नववर्ष है साथी? तमिलनाडु का नववर्ष है। कहाँ का है भैया? ये तमिलनाडु का न्यू ईयर है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथी? आपका 5 होती है। और CM मेहतारी न्याय रथ योजना कहाँ पर चली है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ में चली है। कहाँ पर चली है? छत्तीसगढ़ में चली है CM मेहतारी न्याय रथ योजना। तो आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए आप सब तैयार होंगे। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है दोस्त। कोई भी नियम, कोई भी ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली है। GS में ट्रिक्स अगर आप याद करेंगे भी तो 1% GS का हिस्सा आप याद करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है? तो मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बेहतरीन तरीका स्कैन टेक्निक का, जो नाम पढ़ते हैं आंखें बंद करके उनको मेमोराइज करिए, ट्रिक्स को भूल जाइए और बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है? तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर आता है आपका साथी, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? कथकली के कलाकार कौन हैं? पंकज चरण दास। देखो, चरण नाम कभी भी आएगा, चरण रूट वर्ड फॉर ओडिसी। रूट वर्ड पकड़ा करो और रूट वर्ड से अपनी GS को अच्छा करो। क्या बोलेंगे? पंकज चरण दास जो हैं साथी आपके, जैसे काली चरण पटनायक भी हैं, जैसे दुर्गा चरण भी हैं, जैसे साथी आपका केलू चरण भी हैं। तो चरण किसके लिए है साथी? आपका उड़ीसा। तो कुछ लोग तो चरणों से ही उड़ान भरते हैं। भाई, तुम्हारे पंख थोड़ी हैं, तुम चरणों से ही तो उड़ोगे। जी भैया। सुनंदा नायर, देखो ये किससे जुड़ी हुई हैं? सुनंदा नायर ये मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई हैं। किससे? मोहिनी अट्टम डांस से इनका संबंध है। ठीक है। गोपीनाथ का संबंध किससे है? कथकली से है। क्या बोलेंगे? कली, कली जैसी कौन है? वो गोपी है। कौन है? गोपी कली के जैसी है। राजा रेड्डी और साथी आपका राधा रेड्डी, इनका संबंध किससे है? ये रूट वर्ड मैंने आपको बताया था। रेड्डी रूट वर्ड किस डांस का है? आपका उत्तर देखना चाहूंगा। विकल्प डी का संबंध किससे है? इन दोनों को, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, इनको कुचिपुड़ी के युगल कहते हैं। समझ रहे हैं? किसके? कुचिपुड़ी के युगल। युगल का मतलब होता है जोड़ी। क्या बोलेंगे इसको? जोड़ी। जोड़ी होता है। तो कुचिपुड़ी की जोड़ी कौन सी प्रसिद्ध है? वो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी की है। अच्छा, कथकली से कुछ साथी मुझे बताएं, कथकली से किस किस का नाम आप जानते हैं? तो नायर रूट वर्ड याद रख लेना। एक तो साथी पद्मनाभ नायर। क्या बोलेंगे? पद्मनाभ नायर का संबंध किससे है? वो कथकली से है। दूसरा साथी आपका क्या बोलोगे? रमण कुट्टी नायर का संबंध किससे है? रमण कुट्टी नायर का संबंध किससे है? ठीक है, रमन कुट्टी नायर का संबंध किससे है? तीसरा, कुमारन नायर का संबंध किससे है? कुमारन नायर का संबंध किससे है? आपका कथकली से। चौथा नाम आएगा कलामंडलम केशवम। कला मंडलम केशवम। मैंने आपको कलामंडलम से मोहिनी अट्टम में एक नाम याद कराया था कि आपको याद है? बोलेंगे अम्मा जी का नाम। जी भैया, केशवन हो गए। एक साथी कविंगल चथुकन्नी। क्या बोलोगे? कविंगल चथुन्नी आपका किससे जुड़े हुए हैं? वो आपका जुड़े हुए हैं किससे? कथकली से। और छठा नाम कनक रेले। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से आएगा कि कनक रेले मैंने आपको और कहाँ पर बताई थी?
कनक रेले का संबंध मुझे बताएंगे। कनक रेले का संबंध मैंने इसी कक्षा में आपको और कहाँ बताया, पिछली ही कक्षा में बताया कि ये मोहिनी अट्टम से भी हैं। अक्सर एसएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है दोस्त, बोलेगा कनक रेले का संबंध किन दो डांस से है, क्या बोलेंगे, मोहिनी अट्टम से है और कथकली से है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम के बहुत सारे कलाकार क्या हैं, संयुक्त हैं। क्या हैं, बहुत सारे संयुक्त हैं। जैसे नायर रूट वर्ड वाले हैं, नायर, तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। नायर, क्या बोलेंगे, कली को मत तोड़ना यार, भाई कली फूल बनता है, कली फूल बनती है, अगर आप कली को तोड़ देंगे तो फूल बनने से रुक जाए। ना यार, ना यार, कली को नहीं तोड़ना, ना यार, क्या बोलेंगे, ना यार, कली को नहीं तोड़ना है। ठीक है, ये याद रख लेना। कनक 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 बहुत सारे साथियों ने लिखा। आगे आते हैं, यहाँ पर मुझे बताओ कथकली कहाँ का डांस है साथी। जो कथकली है आपका, क्या बोलेंगे भैया, केरल का है। कथकली, कथकली में जो प्रयुक्त भाषा होती है आपका, प्रयुक्त भाषा यानी जब ये डांस होता है, जब इसका संगीत बजता है तो कौन सी भाषा होती है, तो मणि प्रबलम होती है। क्या बोलेंगे, मणि प्रबलम होती है। क्या होती है, मणि प्रबलम। ठीक है, मणि प्रबलम होती है, ये याद रख लेना, मणि प्रबलम होती है प्रयुक्त भाषा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथकली गीतों का जो पाठ होता है, कथकली के जो गीत होते हैं उनका जो आपका साथी पाठ होता है, जो म्यूजिक वहाँ पर साथी आपका ये गाने गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अट्टा कथा। तो डबल टै फिर से आया, डबल टैग फिर से आया, हो सकता है किसी एक विकल्प में ही आए। तो डबल टैग किसकी पहचान, केरल की। कथकली कहाँ का साथी आपका, केरल का ही है। कहाँ का है, केरल का। कैल कथकली और कैल केरल होगा, ये हमेशा पता होने चाहिए आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। गुरुजी नोट्स बनाते बनाते हाथ दुख गया, फिर तुम सोचो मेरे हाथ का क्या हुआ होगा साथी। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने से हैं, या फिर किराना घराने से, या पटियाला घराना, या जयपुर अतरौली घराना। बहुत महत्वपूर्ण। तो पद्म भूषण है किशोरी अमोनकर, क्या बोलेंगे, इनका संबंध है भैया जयपुर अतरौली घराने से। जयपुर अतरौली घराना जिसके संस्थापक कौन है, जिसके संस्थापक है, जयपुर लोग घूमने जाते हैं जी भैया, ला दिया समान, लाद के समान जाते हैं सब, अल्लाह दिया समान, क्या बोलेंगे, अल्लाह दिया खान है। आपसे कभी भी पूछे जयपुर अतरौली घराने की शैली अर्थात स्टाइल कौन सी है, तो कौन सी शैली का, ख्याल का। आपसे पूछे जयपुर अतरौली घराने से कौन से संगीत का संबंध है, तो ठुमरी संगीत और टप्पा संगीत का। क्या बोलेंगे, ठुमरी और टप्पा संगीत का संबंध है। तो ठुमरी और साथ ही आपका टप्पा म्यूजिक का संबंध है। एक पूछा जाता है जयपुर अतरौली घराने के और प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। इसके अन्य प्रमुख नाम जो इससे जुड़े हुए हैं, सबसे प्रमुख नाम तो साथी किशोरी अमोनकर का ही है। अन्य प्रमुख नामों में एक नाम आता है आपका साथी केसरबाई केरकर। क्या बोलेंगे, केसरबाई, केसरबाई केरकर याद रखेंगे, केसरबाई केरकर। एक दूसरा नाम आता है साथी आपका मल्लिकार्जुन मंसूर। क्या बोलेंगे, मल्लिकार्जुन, मल्लिका अर्जुन मंसूर का नाम आता है। एक तीसरा नाम साथी आपका आता है अश्विनी देश पांडे। क्या बोलेंगे, अश्विनी देश पांडे का नाम आता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से याद करते हैं कि मल्लिकार्जुन ने अश्व पर बैठकर, अश्व पर बैठकर और केसर खा करके जय यानी कि जय हासिल की। अर्जुन ने, अर्जुन कौन है, अर्जुन योद्धा है। अर्जुन ने किस पर बैठकर, अश्व पर बैठकर, अश्व पर बैठकर पूरे देश में साथी केसर धारण करके जय प्राप्त की। क्या बोलेंगे, जय प्राप्त की, ये आपको पता होना चाहिए। अन्य प्रमुख साथी नाम हो गए, ये हमेशा याद रखें। ग्वालियर घराने से कोई एक नाम बताएं जो जुड़ा हुआ हो। क्या बोलेंगे, ग्वालियर घराने से इनायत हुसैन खान का नाम याद रखेंगे, इनायत नाम याद रखेंगे। किराना घराने से अगर बात करें साथी हम आपका भीमसेन जोशी को याद रखेंगे, भीमसेन जोशी जी को याद रखेंगे। और पटियाला घराने से हम याद रखेंगे किसको, बड़े गुलाम अली खान को, बड़े गुलाम अली खान को, बड़े गुलाम अली खान को हम याद रखेंगे। ठीक है, कुछ साथी मुझसे कहते हैं कि भैया हल्का सा साइड हो जाया करो, तो आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ आप एक ही सेकंड में जैसे मैं साइड हूँ तो ले लिया करें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। साथ ही उत्तर के अलावा किसी का कमेंट सेक्शन में नाम नहीं दिखना चाहिए।
सिर्फ जो बच्चे उत्तर देते हों या बहुत शांति से आप पढ़ें, उत्तर भी ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अप्पा जलगांवकर, क्या बोलेंगे? हारमोनियम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हारमोनियम। जब व्यक्ति हार जाता है, जब व्यक्ति हार जाता है तो ऐसे लगता है जला दूं पूरा गांव। क्या बोलेंगे? आदमी तब पूरे गांव को जलाने के ख्याल उसमें आते हैं कि लोग मुझको परेशान कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं हार गया आज। तो क्या बोलेंगे जी? हारमोनियम हो गए। हारमोनियम से अन्य कलाकार कौन से? आर के बीजापुरे। देखो हार क्यों होती है? तो हार के बीज कहीं ना कहीं बोए जाते होंगे। हार के, आर के, हार के बीज आर के बीजापुरे, याद कर लो ना। तो इसको याद रखना, आर के बीजापुरे। क्या बोलेंगे? सुधीर नायक। जीत हार किसकी होती है? जो अपने अंदर सुधार नहीं लेके आता नायक, उसकी हार होती है। संतोष घटे। संतोष की हार क्यों हुई? क्योंकि दोस्त उसके नंबर घट रहे थे लगातार मॉक टेस्ट में, ऐसे याद रख लो। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट को लेकर के परेशान होते हैं कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ता। मॉक टेस्ट साथ ही आपकी तैयारी का एक आईना है, मुख्य परीक्षा नहीं है। उससे आपको सीखना है कि मेरी कमियां कहाँ पर हैं। उसके स्कोर को लेके चिंता ना करें, अपनी कमियों को पहचानें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हारमोनियम हो गया। तबला बताएं साथी, अगर मैं बात करूं तबला से कौन दो नाम आप लोग याद रखेंगे? उदय मजूमदार। देखो उदय मजूमदार, इसको ऐसे याद रखना कि उदय हुआ एक मजदूर का। भाई मजदूरों का उदय कैसे होगा? अगर मजदूरों के अंदर बल होगा तभी तो यूनियन बनाएंगे और फिर उनका उदय होगा। स्वप्न में बल होता है कि नहीं होता? जी भैया, सपने में बड़ा बल होता है। क्या बोलेंगे? सपने में बड़ा बल होता है। सपने में आदमी कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी सोच लेगा, बड़ा बल होता है। सरोद। राजीव तारानाथ। राजीव एक दिन तारों की तरफ देख रहा था और एकदम से रो दिया, क्योंकि उसने वो कहानी सुनी थी कि मरने के बाद आदमी तारा बन जाता है। तो एक दिन राजीव किसको देख रहा था? तारों को। तो साथी फिर वो रो दिया। वायलिन की अगर हम बात करते हैं तो सत्यदेव पवार, एक नाम मैं आपको याद कराऊंगा। क्या? सत्यदेव पवार। एक नाम और याद रख लेना, बाला भास्कर का संबंध किससे है? बाला भास्कर का संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे भैया? वायलिन से है। किससे है? वायलिन से है आपका। तो कौन नाम हुए? राजीव तारानाथ हुए आपका किससे भैया? सरोद से। उदय मजूमदार हुए आपके स्वप्न चौधरी, ये तबला से हुए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, नेक्स्ट है। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं? आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाले साथी त्योहार हैं ये आपके। तो क्या बोलेंगे? कि पूजा, पूजा नाम के जो त्योहार हैं, क्या बोलेंगे? केर पूजा हो या फिर आपका गरिया पूजा हो, ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। ऐसे ही एक पूजा और होती है, यहाँ पर बताएंगे भैया। एक तो बीजू त्योहार होता है, बीहू नहीं, बीजू त्योहार कहाँ का है? बीजू फेस्टिवल कहाँ का है? एक साथी आपका अशोका अष्टमी कहाँ का है? अशोका अष्टमी कहाँ का है? क्या बोलेंगे? अशोका अष्टमी कहाँ का त्योहार है? अशोका अष्टमी ये भी त्रिपुरा का है। तीसरी पूजा होती है खारची पूजा। तो करिया पूजा, गेर पूजा और खारकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। पीलक फेस्टिवल कहाँ का है? पीलक त्योहार कहाँ का है? ये भी साथी आपका कहाँ का है? त्रिपुरा का है। कहाँ का है? कौन कौन से? करिया पूजा, गेर पूजा, खारजी पूजा। अशोकाष्टमी पूछे आपसे, पीलक पूछे या फिर बीजू पूछे, ठीक है। मणिपुर के कौन से दो त्योहार बताओगे? क्या बताएंगे भैया? मणिपुर के हम लोग याद रखते हैं ओशंग, आपका याओसंग होता है। योसंग जिसको हम बोलते हैं, योशंग 4 दिन का बताएंगे। एक दिन योशंग होता है। लाई हरोबा, लाई हरोबा होता है साथी आपका। क्या बोलेंगे? लाई हरोबा फेस्टिवल होता है आपका। और लुई, लुई नगाई होता है। क्या होता है? लुई नगाई होता है। देखो याद ऐसे करना। मणि किसको बोलते हैं हम स्टैटिक जीके में बताएं? मणि हिंदी में कहते हैं साथी किसको? मैं पूरी स्टैटिक जीके की क्लासेस में यही याद कराता हूँ कि मणि होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड होता है। और डायमंड जो होता है, तो डायमंड को क्या बोलते हैं? कोई कोई लड़की अपने पीहर से, पीहर से मतलब अपने मायके से डायमंड ले आती है, तो कहती है ओ संग लेके आई। उस लड़की के लिए कह रहे हैं ओ संग लाई, ओ संग लाई क्या? मणि।
अब उसका गाना गाती रहती है, गाना न गाई, गाना न गाई, इतना याद रख लो, गान न गाई। तो क्या बोलेगी भैया, उसकी नंद उसके साथ ज्यादा, गाना न गाई, अगर तू अपने संग लाई क्या मणि। तो ऐसे याद करना। झारखंड की अगर बात करें, रोहिणी और सोहराय, क्या बात करेंगे, रोहिणी और साथी आपका सोहराय, क्या बोलेंगे, सोहराय। एक रो रही थी, रोहिणी रो रही थी क्योंकि उसके सोहर ने उसको क्या बोलेंगे, धमका दिया, धमका दिया, पीट दिया, ऐसे नहीं बोलते, झाड़ दिया उसको, बहुत तेजी से डांट दिया। ओडिशा की अगर हम बात करें साथी, ओडिशा का रज पर्व होता है, क्या होता है, रज पर्व होता है, नुआखाई होता है, नुआखाई, क्या बोलेंगे, रज पर्व हो गया साथी आपका, और नुआखाई हो गया, क्या हो गया, नुआखाई हो गया। सर जी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, मेरे दोस्त मैं डीजे वाला हूं, कोई थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं। तुम डांस करने आए हो कि क्लास करने आए हो? भाई क्लास हमेशा मंदी आवाज में सुननी चाहिए, तेज आवाज में मत सुनो, तेज आवाज में जो कुछ बोला जाता है वो मेमोरी के परे चला जाता है। आप कभी भी ध्यान से जो सुनेंगे उसका आपकी मेमोरी में, कॉन्शियस मेमोरी में स्थान होता है। छात्र का पहला धर्म ये है कि उसको बहुत धीमी आवाज सुननी चाहिए, और अध्यापक का पहला धर्म ये है कि उसको धीमे बोलना चाहिए। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या बोलेंगे जी, बताओ। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, उत्तर देंगे अच्छे से। राष्ट्रीय खेल साथी आपको पता होने चाहिए, नेशनल गेम्स हैं, भारत में होते हैं। तो बहुत सारे साथियों का उत्तर आया गोवा में। कौन से खेल थे ये पता होना चाहिए हमको। 37वें राष्ट्रीय खेल थे जो साथी कब हुए थे, आपके अक्टूबर 2023 में हुए। कब हुए? अक्टूबर 2023 में हुए। मुझे बताओ इसका उद्घाटन किसने किया था, शुरुआत किसने की थी? तो उद्घाटन किया था साथी आपका नरेंद्र मोदी जी ने। क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने। इस बार का मोटो क्या रहा नेशनल इसका राष्ट्रीय खेलों का? गेट सेट गोवा। गोवा में हुए तो गेट सेट गोवा यहाँ का साथी मोटो था। मुझे बताओ मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट जिसको हम बोलते हैं शुभंकर, शुभंकर क्या रहा था इस बार? बोले शुभंकर रहा था भैया मोगा। क्या रहा था? मोगा रहा था। तो सारे खेल कहाँ पर हुए? आपका गोवा में हुए। लेकिन दो खेल ऐसे थे जो गोवा में नहीं हुए। वो दो खेल कौन से हैं बताएंगे जी? दो खेल क्या बोलेंगे इस बार जो साथी? दो खेल थे जिसमें एक था आपका साइकिलिंग। क्या बोलेंगे? एक था आपका साइकिलिंग। क्या बोलेंगे? एक तो साइकिलिंग हो गया, और दूसरा खेल कौन सा था? गोल्फ। क्या बोलेंगे? साइकिलिंग और साथी गोल्फ। ये नई दिल्ली में हुए। कहाँ पर हुए ये नई दिल्ली में हुए। मुझे बताइए पहला स्थान किसका आया था? जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए उसमें साथी पहला स्थान किसका आया, दूसरा स्थान किसका आया, और तीसरे स्थान पर साथी कौन रहा था? तीसरा स्थान किसका आया था? तो पहले स्थान पर आपका कौन रहा? महाराष्ट्र रहा, जो कि 80 गोल्ड पाता है। कितने गोल्ड? 80 गोल्ड के साथ में आपका। और दूसरे नंबर रहा आपका सेना का, सर्विसेज का दूसरा नंबर आया, जो कि आपका 66 गोल्ड के साथ में। और तीसरा 62 गोल्ड के साथ में कौन था? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। फटाफट से उत्तर देंगे कि तीसरे स्थान पर कौन रहा था। पहले पर महाराष्ट्र 80 गोल्ड के साथ में, दूसरे पर सर्विसेज जो 66 गोल्ड के साथ में, और तीसरे पर बहुत सारे साथियों का उत्तर आया मेरे का हरियाणा रहा था। कौन रहा था? हरियाणा रहा था। मैं आपसे पूछूं कि पहले जो नेशनल गेम थे वो कब हुए थे? पहले साथी नेशनल गेम कब हुए थे आपका? तो पहले नेशनल गेम्स हुए थे आपका 1924 में लाहौर में। तब भारत साथी विभाजित नहीं था, दो हिस्सों में नहीं था। लेकिन आपसे पूछे पहले आधुनिक खेल कब हुए, जिनको हम संख्या देते हैं 37वां, पहले आधुनिक नेशनल गेम्स जिनका नंबर ये 37वां है, तो वो कब हुए? अगर आधुनिक लिख दे तो 1985 पहली बार देश की राजधानी नई दिल्ली में ये हुए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2024 में कहाँ होंगे? मतलब अगले जो नेशनल गेम होंगे साथी वो कहाँ पर होंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा अगले नेशनल गेम, क्योंकि ये 2023 में हुए, तो अगले नेशनल गेम्स 2024 में होंगे। क्या बोलेंगे जी? 2024 में नहीं भैया, 2024 में नहीं होंगे। अगले जो नेशनल गेम है, नेक्स्ट आगामी जो नेशनल गेम है, वो होते तो 2024 में ही, अब होंगे वो उत्तराखंड में, लेकिन होंगे 2025 में। क्यों जी, ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा साथी इसलिए हुआ क्योंकि 2024 में क्या आ रहा है? ओलंपिक आ रहा है। और कौन सा ओलंपिक आ रहा है? तो आप कहेंगे भैया
पेरिस ओलंपिक आ रहा है। 2024 में कौन सा ओलंपिक है? पेरिस ओलंपिक की वजह से, क्योंकि हमारे खिलाड़ी बहुत सारे वहां भाग लेने भी जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, उसकी वजह से 2025 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2025 कर दिया गया है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? दूसरा ग्रैंड मास्टर है, बोलेंगे एक बार, फटाफट से बताएंगे। क्या आएंगे? 24 की बात नहीं कर रहे साथी, आपका आगे आएंगे मस्ती विद ललित। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? पहले तो मुझे बताओ, ग्रैंड मास्टर जो ये शब्द है, इसका संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड मास्टर शब्द, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि शतरंज से इसका संबंध है, चेस से इसका संबंध है। और पहला ग्रैंड मास्टर कौन है आपका, बताएंगे? विश्वनाथन आनंद। पहले कौन है? पहले साथी विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथन आनंद जी की पुस्तक का नाम जरा बताएं। विश्वनाथन आनंद जी ने कौन सी बुक लिखी है? एसएससी की फेवरेट बुक्स में से एक है, क्या बोलेंगे? माइंड मास्टर। क्या लिखी है उन्होंने? माइंड मास्टर बुक को लिखा है। तो ये पहले विश्वनाथन आनंद क्या थे? हमारे ग्रैंड मास्टर थे। दूसरे कौन है साथी? देवेंद्र बरुआ हैं। दूसरे देवेंद्र बरुआ हैं। अभिजीत कुंटे ये चौथे हैं साथी। शशिकरण कृष्णन ये पांचवें हैं। और पी हरिकृष्णा ये छठे ग्रैंड मास्टर हैं। तो 4 5 6 याद नहीं रखने, पहला दूसरा और तीसरा याद रख लेना। मुझे बताओ तो तीसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? पहले तो हो गए विश्वनाथन आनंद, दूसरे हो गए देवेंद्र बरुआ, और तीसरे ग्रैंड मास्टर हैं साथी प्रवीण थिप्से। क्या बोलोगे? प्रवीण थिप्से हैं। कौन है? प्रवीण थिप्से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि कौन देता है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि कौन देता है? साथी अभी बिजली का एक बहुत खतरनाक फॉल्ट बाहर हुआ है, इस एरिया की लाइट में बड़ी दिक्कत आ रही है, और कभी बीच में गोल पहिया घूमे तो समझ जाना कुछ दिक्कत है, ठीक है? क्या बोलेंगे? तीसरे प्रवीण थिप्से हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? ग्रैंड मास्टर की जो ये उपाधि है, ये कौन सी संस्था देती है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, बताएंगे जी? कौन सा संस्थान है जो इसको देता है? तो ये दी जाती है साथी आपका फीडे के द्वारा। और फीडे संस्था का संबंध किससे हुआ? वो शतरंज से हुआ। फीडे जिसकी स्थापना, फीडे की स्थापना आपसे पूछे साथी तो आप बोलेंगे 20 जुलाई 1924 को हुई थी। 20 जुलाई 1924। इसीलिए दोस्त मुझे बताएं, 20 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 20 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? इंटरनेशनल चेस डे इस दिन बनता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस, क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस इस दिन हम मनाते हैं। और फीडे का आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो आप कहेंगे लुसाने में है। और लुसाने किस देश में है दोस्त? आपका स्विट्जरलैंड में है। क्या बोलेंगे? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसाने कहाँ पर है? आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कभी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? आगे आएंगे, नेक्स्ट। रिक्त स्थान भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा शुरू होगा, हॉकी का जो मैच है वो कितनी देर का होता है? पहले तो साथी 70 मिनट का होता था, अभी हॉकी का मैच कितनी देर का होता है? तो 60 मिनट का होता है। किसका होता है? 60 मिनट का होता है। तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है बैटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, अब्दुल्ला खान गोल्ड कप, एमसीसी मुर्गप्पा गोल्ड कप। तो क्या बोलेंगे? बैटन कप है। और किस वर्ष में बैटन कप की शुरुआत हुई थी? तो 1895 का ये कप है। क्या बोलेंगे? 1895 का बैटन कप है। अच्छा साथी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम हॉकी की बात करते हैं तो भारतीय हॉकी महासंघ मत भूलना, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय हॉकी महासंघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन कब बना था? तो 1925 में बना था। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, भ्रष्टाचारों के आरोप के चलते 2008 में इसको भंग कर दिया गया। और 2008 में जैसे ही इसको भंग किया गया तो बना आपका हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? हॉकी को अच्छे से चलाने के लिए साथी आपका 20 मई 2009 को। क्या बोलेंगे? 20 मई 2009 को हुई थी, ठीक है? अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं, वर्तमान में हमारी हॉकी टीम के कोच कौन हैं? बोलेंगे वर्तमान में जो हमारी हॉकी टीम है साथी, उसके कोच कौन है? हॉकी टीम के कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन है। कौन है? क्रेग फुलटन वर्तमान में हॉकी टीम के साथी आपका कोच हैं। और इंडियन जो हॉकी है,
इंडियन हॉकी के साथ ही वर्तमान में इंडियन हॉकी के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? इंडियन हॉकी बोर्ड के साथ ही अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो हमारा आंसर आएगा दिलीप टर्की साहब हैं। कौन है? दिलीप टर्की साहब हैं। कौन है जी? दिलीप टर्की हैं। क्या बोलेंगे जी? दिलीप टर्की हैं। हम लोग गलती नहीं करेंगे। निशांत कसेरा जी ने सबसे पहले ये आंसर दिया था। बहुत शानदार, बहुत खूब। आगे आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। कौन से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए? सेवन समर्स मुल्कराज आनंद, द वाइट टाइगर किरण देसाई, ए सूटेबल बॉय अमिताभ घोष और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अरविंद अडिगा। कौन सा ठीक होगा? बोलेंगे भैया। तो क्या बोलेंगे? सेवन समर्स क्या ये मुल्कराज आनंद की है? क्या वाइट टाइगर किरण देसाई की? नहीं जी, वाइट टाइगर जो पुस्तक है साथी वो अरविंद अडिगा जी की है। क्या बोलेंगे? अरविंद अडिगा की है। किनकी है? अरविंद अडिगा की है। और साथी अगर मैं आपसे पूछूं ए सूटेबल बॉय क्या अमिताभ घोष की है? नहीं जी, ए सूटेबल बॉय ये विक्रम सेठ की है। किनकी है दोस्त? आपका ए सूटेबल बॉय लिखें, ये विक्रम सेठ की है। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस क्या अरविंद अडिगा की है? नहीं भैया, ये किरण देसाई जी की है। किसकी है? ये साथी आपका किरण देसाई जी की है। कभी गलती नहीं करनी है, किरण देसाई। तो सेवन समर्स किसकी है? मुल्कराज आनंद की ही पुस्तक है। मुल्कराज आनंद की ही पुस्तक है। और मुल्कराज आनंद एसएससी के पूछे जाने वाले राइटर्स में से इनकी दो रचनाएं द अनटचेबल और कुली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे? यहां पर लिखें साथी आपका मुल्कराज बुक्स। क्या बोलेंगे? मुल्कराज आनंद की जो किताबें हैं उसमें पहला नाम आता है आपका कुली का, दूसरा नाम आता है साथी अनटचेबल्स का। किसका? अनटचेबल्स का। अनटचेबल किसकी पुस्तक है? तीसरा नाम आएगा अक्रॉस द ब्लैक वाटर। क्या बोलेंगे? अक्रॉस द ब्लैक वाटर किसकी रचना है? अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो आप बोलेंगे कि मुल्कराज आनंद की रचना है। और चौथा द विलेज। और पांचवी पुस्तक है इनकी द बिग हर्ट। क्या बोलेंगे? पांचवी पुस्तक है इनकी द बिग हर्ट। क्या बोलेंगे? द बिग हर्ट किसकी है साथी? मुल्कराज आनंद की है। तो क्या बोलेंगे? आपका एक तो कुली हो गई, अनटचेबल हो गई साथी, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गई, आपका द विलेज हो गई और द बिग हर्ट हो गई। क्या हो गई? द बिग हर्ट हो गई। किसकी है ये? आपका मुल्कराज आनंद की पुस्तकें हैं। आगे आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं पूछूं हमारी जनसंख्या, जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई, तो 2001 से 2011 के बीच कुल कितने प्रतिशत हमारी जनसंख्या बढ़ी थी? कितने लोग बताएंगे कि यहाँ पर तो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ के करीब थी। आपका कितनी थी? 102 करोड़ के करीब भैया यहाँ पर थी आपका। और 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी पहुंच गई? क्या बोलेंगे? सॉरी, 2011 में जो हमारी 102 करोड़ के करीब जनसंख्या पहुंची वो कितने प्रतिशत के साथ में? 1.64 नहीं, मैं टोटल परसेंटेज पूछ रहा हूं। उसको 10 से भाग करेंगे तो साथी आपका औसत वृद्धि दर यानी कि 16 दशमलव कुछ प्रतिशत की हमारी टोटल वृद्धि हुई थी। 16% की हुई तो औसत वार्षिक वृद्धि दर इस तरह से हमारी बनेगी। किसी दोस्त ने बताया? बहुत बढ़िया। एक बहुत सारे बच्चों ने लिखा 102 करोड़ से लेकर के भैया लगभग 120 करोड़ बनी। तो इसके बीच में एक परसेंटेज चेंज हुआ होगा। ठीक है, 18 करोड़ बढ़ी किस पर? 18/102 गुणा 100। इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो? जी भैया कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम औसत की बात कर रहे हैं हर साल इतनी, मुझे बताओ अगर जनसंख्या की ही हम बात करें, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की है? सबसे ज़्यादा आबादी यानी कि लोग कहाँ पर बसे हुए हैं, वो स्टेट कौन सा है साथी? और वो यूटी कौन सा है? क्या बोलेंगे? अगर मैं पूछूं सबसे कम आबादी, सबसे कम आबादी वो किस स्टेट की है और किस यूटी की है? सबसे कम आबादी ये स्टेट भी आपको बताना है और किस यूनियन टेरिटरी में ये बताना है। और साथ ही जब विकास दर की हम बात कर रहे हैं तो उच्चतम विकास दर जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा वो किस राज्य का रहा? उच्चतम विकास दर वाला जो स्टेट है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? जिसके आपका ग्रोथ रही थी 27.9% की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आबादी यूपी में निवास करती है। साथ ही आपका लगभग 19 करोड़, आपका 19 करोड़ 98 लाख के करीब लोग हैं। यूटी की बात करें दिल्ली में सबसे ज़्यादा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सबसे कम राज्य में बात करें तो सिक्किम,
कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। और यूटी कौन सा है साथी? आपका लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। और उच्चतम विकास दर जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या बड़ी परसेंटेज में, वो मेघालय। क्या बोलेंगे? 27.9% की यहाँ पर वृद्धि दर देखी गई। किसकी? 27.9% की वृद्धि दर। गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। द स्टेट विल क्रिएट ए सोशल सिस्टम टू प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। क्या ये आर्टिकल 37 में कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया है? नहीं जी। ये कहा गया है साथी कि राज्य लोक कल्याण के लिए जो बात की गई है, पब्लिक वेलफेयर की जो बात की गई है साथी, पब्लिक वेलफेयर की जो बात की गई है वो आर्टिकल 38 में की गई है। किसमें? आर्टिकल 38 में की गई है। और यही क्या हो गया आपका? गलत है। मुझे आप बताएं डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में? तो क्या बोलेंगे भैया? पब्लिक वेलफेयर पता चल गया। लोक कल्याण की बात, एक शब्द याद रखें बस, लोक कल्याण। क्या बोलेंगे? 38 में। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सम पॉलिसी एलिमेंट टू द फॉलोड बाय स्टेट। जी हाँ, जैसे 39A में क्या बताया गया है आपका? क्या बोलेंगे? आपका फ्री लीगल एड को, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था को बताया गया है। 39D हो गया आपका साथी। 39 में ही आपका बताया गया है किसको? समान कार्य के लिए समान वेतन को बताया गया है। सहकारी समिति जो बताई गई हैं साथी, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज जो बताई गई हैं, क्या वो 43B में बताई गई हैं? जी हाँ। अगली बार आपको याद करने हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात क्या आर्टिकल 51 में की गई है? जी हाँ, आर्टिकल 51 में की गई है। आप मुझे बताएं आर्टिकल 43A में क्या बताया गया है, या पहले 43 बताइए। क्या बताएंगे? आर्टिकल 43 और साथ ही आर्टिकल 43A में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 43 बताता है कामगारों के लिए, जो कर्मचारी हैं उनकी निर्वाह मजदूरी को बताता है। क्या? कामगारों की जो निर्वाह मजदूरी है, यानी ये राज्य का कर्तव्य है कि वो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका जीवन चल सके इतनी मजदूरी उनको दे, जिसको बोलते हैं लिविंग वेजेस। क्या बोलते हैं? लिविंग वेजेस ईटीसी, लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स, फॉर लिविंग वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स। ठीक है। 43A कहता है साथी आपका उद्योग प्रबंधन में, क्या कहता है? ये कहता है कि उद्योग प्रबंधन में जो आपका मैनेजमेंट है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता होनी चाहिए। कामगारों की सहभागिता के बारे में, यानी उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। सहभागिता मतलब क्या बोलेंगे आपका भैया? ये कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बात करता है। ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मैनेजमेंट में साथी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये 43A कहता है। 43A कहता है कि जो लिविंग वेजेस हैं, किसी मजदूर का जीवन चल सके, उसके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी चीजें राज्य उसको प्रोवाइड करे, राज्य उसको उपलब्ध कराए। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है, वो आपको पहचानना है। पहचानिए। विधि के समक्ष समता, ये जो साथी हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा, तो आर्टिकल 14 क्या आपका डीपीएसपी है? नहीं जी। क्या धर्म की स्वतंत्रता जो साथी हमने आर्टिकल 25 से 28 के बीच पढ़ा, ये साथी क्या आपका डीपीएसपी है? नहीं जी। प्रेस की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है साथी, क्या ये आपका चौथा स्तंभ की जो स्वतंत्रता है, क्या वो आपका डीपीएसपी है? नहीं जी भैया। समान कानूनी सहायता, यूनिफॉर्म लीगल कोड, जिसको साथी हम बोलते हैं समान सिविल संहिता। अभी मुझे बताएं किस राज्य ने समान सिविल संहिता को जारी किया? समान सिविल संहिता, और बताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आएगी? तो समान सिविल संहिता ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन सिविल कोड। क्या बोलते हैं? कॉमन सिविल कोड। और इसको लागू करने वाला क्या बोलेंगे? यूसीसी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना हाल ही में? तो हाल ही में आपका उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है।
सिविल कोड जानते हैं, समान सिविल संहिता जानते हैं, यस और नो लिख करके बताएं। समान सिविल संहिता साथी कहती है, जो साथी नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि जैसे हमारे देश में साथी क्या है, आप लोग जब कभी पढ़ेंगे, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप कानून को जानेंगे, तो हमारे यहाँ पर दंड देने के लिए एक कानून चलता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जो कि साथी 1860 का है, जिसको हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 से भी तब्दील कर रहे हैं। तो वहां पर अगर आप चोरी करोगे तो चोरी के लिए किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, उसके लिए सेम पनिशमेंट है। क्या बोलेंगे? सेम पनिशमेंट। अगर आप हत्या करेंगे तो क्या ऐसा होगा कि सजा अलग अलग है? नहीं भैया, सबके लिए मर्डर की एक ही सजा है। आप आत्महत्या का प्रयास करेंगे तब भी वही सजा है, आप साथी कोई भी अपराध करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे तो भी एक ही सजा है। ऐसे ही सीआरपीसी का एक है, ऐसे ही आपका बहुत सारे अधिनियम जो समान रूप से सब लोगों पर लागू होते हैं, स्त्री हिंसा का हो चाहे दहेज का हो, वो सब पर लागू होते हैं। लेकिन जब बात आती है साथी आपका हिंदू अधिनियम और आपका मुस्लिम लॉ कोड, तो वहाँ पर अंतर आ जाता है। जैसे शादियों का अंतर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि एक पुरुष जो है दूसरी महिला से शादी तब कर सकता है जब पहली पत्नी राजी हो, नहीं तो नहीं कर सकता शादी। लेकिन मुस्लिम लॉ में क्या है, आपका एक पुरुष जो है वो 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। तो ये मुस्लिम लॉ है कि वो 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, बेशक से पहली महिला को मंजूरी हो या ना हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसको बोल रहे हैं कि भाई एक कोड लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए नियम एक जैसे होंगे, सबके लिए नियम एक जैसे होंगे। बात क्लियर है? थम्स अप करके सारे बताएं कि भैया जो असमानताएं हैं, जो अलग अलग आपका कोड बने हुए हैं, वो सब एक समान हो जाए, क्योंकि हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम सब एक देश के नागरिक हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। वो कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद 38 है। अभी मैंने बताया था किसकी बात करेगा अनुच्छेद 38 साथी? लोक कल्याण के बढ़ावे की बात करेगा। किसके? पब्लिक वेलफेयर की बात जहां पर हो, किसकी बात हो? पब्लिक वेलफेयर। भाई हम समाज के हित की बात जब करें, वही क्या है? वही साथी आपका सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ठीक है, अनुच्छेद 49 किसके बारे में बताता है? बताएंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। कैसे? जो नेशनल इंपोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उनको क्या देना है? संरक्षण देना है। ये राज्य का कर्तव्य है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी साथी आपका मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या बोलेंगे? मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। क्या बोलेंगे? जितने भी स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन सबको क्या करना है? उन सबको दोस्त आपका, उन सबको क्या करना है? ये सुरक्षा देने का काम आपका स्टेट का है। अनुच्छेद 50 क्या बताता है? कार्यपालिका का आपका न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अभी मैंने 51 आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथककरण है वो बताया गया है, यानी सेपरेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये किस में बताया गया है? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल 50 बताता है। आर्टिकल 31 हम साथी आपका मौलिक अधिकारों में क्या कर दिया गया? इसको निरस्त कर दिया गया। आप मुझे बता सकते हैं अनुच्छेद 31 का संबंध किससे हुआ करता था? बोलेंगे, अनुच्छेद 31 का संबंध किससे हुआ करता था? बोलेंगे जी फटाफट से। आगे आते हैं, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन है जो डीपीएसपी में नहीं आएगा? बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया, अंशिका राव जी ने लिख दिया पहले ही, 31 की समाप्ति हो गई। ठीक है, वो संपत्ति का हुआ करता था, प्रॉपर्टी का हुआ करता था, जिसको अनुच्छेद 300 क्या बना दिया गया। तो मद्य निषेध क्या साथी आता है कि शराब पर रोक लगे, शराब पीने पर। काम का अधिकार शामिल नहीं है, समान कार्य हेतु समान वेतन, या फिर सूचना का अधिकार। तो क्या बोलेंगे? सूचना का अधिकार। आरटीआई किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 19 कोई आपका डीपीएसपी नहीं है। मद्य निषेध, शराब पीने पर रोक, ये आर्टिकल 47 है।
कि सरकार ऐसे अभियान चलाए जिससे मद निषेध हो, ठीक है। काम का अधिकार लेकिन सरकारें चलाती नहीं है। काम का अधिकार साथी आर्टिकल 41 में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39D है। समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब दो व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टीचर एक जैसे उन सबको एक सैलरी मिलेगी जी, क्यों अंतर होता है फिर सैलरीज में। ऐसे दो कंपनी में कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, समान कार्य, क्या सचमुच काम बिल्कुल वैसा ही है जितनी इफिशियंसी उसकी है, तो उस कार्य अगर समान है तो आप फिर भेदभाव नहीं कर सकते, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो। क्या बोलेंगे, समान कार्य, एक मैनेजर दूसरा मैनेजर, काम जो है दोनों के समान है तो वेतन भी समान साथी होंगे, ठीक है। आर्टिकल 45 मुझे बताओ किसके लिए है, ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को बताता है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बताएंगे, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर होता है साथी फ्री एजुकेशन का, जो कि 0 से 6 वर्ष है। और 6 वर्ष के बाद का कहाँ पर है, 6 से 14 वर्ष का कहाँ पर है साथी, आपका एक साथी पढ़ नहीं रहा है, लगातार उसके कमेंट है मेरे दोस्त के, बस एक ही कमेंट है उस पर, महाराणा प्रताप के लिए 2 लाइन बोल दीजिए। वो पढ़ लिख भी चुका है बच्चा, लेकिन महाराणा प्रताप जी के लिए 2 पंक्ति सर्च नहीं कर पा रहा है। मेरे दोस्त, मैंने मान लिया कि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पढ़ाई पर अपना ध्यान दें और आगे जीवन में ऐसे कार्य करें कि महाराणा प्रताप जी के जीवन से प्रेरित होकर के आप ये जानें कि गलत के सामने आपको घुटने नहीं टेकने हैं। जब वो ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कि आप किसी गलत चीज़ के सामने घुटने ना टेकें, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति सामने हो, तब मैं ये समझूंगा कि आपके अंदर वो हौसला है, आप प्रेरित हैं महाराणा प्रताप जी के जीवन से। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर जाऊंगा, वक्त आने पर मैं मेवाड़ी राणा बन जाऊंगा, पल पल जिया जो इस मिट्टी के लिए, मैं भी वही महाराणा प्रताप बन जाऊंगा, ठीक है साथी। तो वो सीखना है उनसे, उनके लिए ऐसा नहीं है कि खोजना है कहीं जाके 2 लाइन सुना दो 4 लाइन सुना दो, वो नहीं करना है। उनकी लाइफ स्टाइल को अगर जी सकते हो तो जीना। तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात आर्टिकल कहां पर साथी, आपका 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है, ठीक है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में से नहीं है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक नहीं है, कौन सा है। क्या बोलेंगे, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन मिले। कौन सा अनुच्छेद बताया अभी कौन सा बताया, आर्टिकल 39 का डी ये बात कहता है। जी हाँ, 39A क्या कहता है, वो कहता है निःशुल्क कानूनी सहायता। आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मुकदमा नहीं लड़ सकते, तो निःशुल्क कानूनी सहायता, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का जो हक है वो कुचल दिया जाए। तो हमारा कानून कहता है कि आप जाकर के मुकदमा दायर करेंगे, कोर्ट आपको वकील प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अच्छा, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, क्या ये दिया गया है साथी। जी हाँ, दिया गया है। आपका ये कहाँ पर दिया गया है बताएंगे। अच्छा, कौन सा नहीं है ये पूछा, अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये साथी आर्टिकल 17 में है। कहाँ पर है, और ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशा, ये क्या बोलेंगे, ये साथी आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 42 में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एक, प्रसूति सहायता किस में है। आर्टिकल 42 में साथी पूछा जाता है प्रसूति सहायता, यानी कि जो प्रसूति समझते हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो हमारी माँ किस अवस्था में थी, प्रसूति अवस्था में थी, उसी अवस्था को बोलते हैं स्त्रियों की मैटरनिटी। तो मैटरनिटी जो रिलीफ है साथी, वो किस में बताया गया है, तो मैटरनिटी रिलीफ को साथी आपका आर्टिकल 42 में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 42। मुझसे पहले लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 खूब। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, कौन से अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है। तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 43 बताता है हमको। जी भैया, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए, अभी बताया ना मैंने आपको 43 में क्या बताया आपको, मैंने आपको 43 में मैंने बताया कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित हो, और साथ ही एक उनके निर्वाह के लिए मजदूरी राज्य प्रोवाइड कराए, कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मजदूर है उसके लिए काम ना हो। तो अनुच्छेद 43 ये बताता है किसको, आपका मनरेगा को। मुझे बताओ साथी, मनरेगा जो कि पहले आपका नरेगा था, क्या बोलते हैं, नरेगा था, नरेगा एक्ट कब आया था,
नरेगा एक्ट साथी आपका 2005 में आया, क्या बोलेंगे, 2005 में आया। लागू हुआ था, ये लागू हुआ था साथी आपका नरेगा एक्ट 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को नरेगा एक्ट लागू हुआ। और इसका नाम बदल के, नरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी, क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा कब किया गया? मनरेगा साथी ये हुआ आपका 2 अक्टूबर 2009 को, क्या बोलेंगे, 2 अक्टूबर 2009 को हुआ, ठीक है। और इसमें क्या मिलती है आपको, कितने किलोमीटर के अंदर कार्य मिलता है बताएंगे, कितने किलोमीटर के अंदर कार्य बनता है। डिलीजेंट एसएससी, बहुत खूब उत्तर आपने दिया था। तो क्या बोलेंगे भैया, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 5 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, इन द एरा ऑफ 5 किलोमीटर्स ये कार्य मिलेगा आपको मनरेगा में, जहां आपका गांव है। और जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा न्यूनतम मजदूरी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, 1948 के तहत इसमें वेतन दिया जाता है। कौन सा एक्ट है? मिनिमम वेजेस एक्ट, क्या बोलेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ, मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग साथी इसमें क्या वेतन दिया जाता है। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा जो वेजेस देता है कौन सा स्टेट है? सबसे ज़्यादा मजदूरी किस राज्य में मनरेगा के तहत दी जाती है भारत में? सबसे ज़्यादा मजदूरी, सबसे ज़्यादा मजदूरी वो कहाँ पर है आपका? हरियाणा में है। कितना है? 357 रुपीज़ है, 357 रुपीज़ है, ठीक है। और मनरेगा कार्यक्रम से साथी एक बात याद रख लेना कि ये पूरी दुनिया का, क्या बोलेंगे, मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है ये। दुनिया का सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, सामाजिक, सोशल, क्या बोलेंगे, सामाजिक, सबसे बड़ा साथी आपका सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। ऊपर नाम दिखा है मेरे भाई का, बहुत बढ़िया, शिवम भारती, मेरे दोस्त, लव यू टू। आगे आएंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? आदि शंकराचार्य जी ने भारत में 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। और उन साथी ज्योतिर्लिंग और आपका 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों से आपको पता होना चाहिए भारत में कितने हैं? 4 मठ हैं हिंदू धर्म के प्रतीक। आपसे पूछे ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? जो भगवान शिव के लिए हैं। ज्योतिर्लिंग किसके लिए हैं? भगवान शिव के लिए हैं। और माता के लिए 51 शक्तिपीठ हैं। क्या बोलेंगे? शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? वो साथी 51 है। इन्हीं के दर्शन करने लोग जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने घर से निकले तो श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशीमठ और प्रयाग, प्रयाग नहीं है, कांची नहीं है, साथ ही आपका क्या बोलेंगे, वाराणसी नहीं है, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जोशीमठ की, मैं आपको बात बताऊँ, क्या बोलेंगे? जोशीमठ जो साथी कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ आपका भैया बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ किस राज्य में है ये आपको बताना है। आप बोलेंगे भैया उत्तराखंड में है। दूसरे मठ की अगर हम बात करते हैं वो शारदा पीठ है। क्या बोलेंगे? शारदा पीठ है, जो कि कहाँ पर है? द्वारिका में है। और द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तीसरा आपका आता है गोवर्धन मठ। कौन सा? गोवर्धन मठ आता है, जो कि साथी आपका कहाँ? पुरी में है। और पुरी किस राज्य में है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में आपका स्थित है। चौथा मठ साथी आता है श्रृंगेरी। क्या बोलेंगे? श्रृंगेरी मठ आता है। और श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? वो मैसूर में है। और मैसूर अर्थात कर्नाटक में है। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। या मैं बोलूँ श्रृंगेरी आपका साथी किधर है? दक्षिण में, एकदम लास्ट बॉर्डर इसका लग जाता है। या दक्षिण भारत भी इसको कई बार लिखा मिलेगा। दक्षिण भारत मतलब रामेश्वरम की तरफ ये पड़ता है आपका श्रृंगेरी कर्नाटक का। ठीक है, श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण भारत की तरफ आ गया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे जो शुरुआती दिनों में साथी आपका, शुरुआती दिनों में आनंद थे, राहुल भद्र थे, मखली गोसाल थे, या फिर उपाली थे? मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल थे, जो शुरुआती दिनों में महात्मा बुद्ध के साथी रहे थे। ये कुछ साथी आपका आजीवक संप्रदाय किस मत को मानता है?
किस मत में मानता है? भाग्यवाद को मानता है। ये लोग कहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठे रहो, मतलब जो कुछ भी आप करते हो ना वो लिखित है, वो आपको जो पहले से और लिखित है ना वही आपको मिलना है, यानी कि आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अपने आप चीज़ें आपके पास चल के आएंगी। ये इस थ्योरी में सोचो कितना जीवन आराम में हो जाएगा कि भैया मेरे तो जीवन में यही लिखा हुआ है। आदमी ना भागे, मान ले कि बेरोजगारी ही मेरे जीवन में लिखी हुई है और फिर आराम करने लगे, तो इससे आराम मतलब ये एक मत है उनका, ठीक है। सब लोगों के अपने बहुत सारे मत रहे। जैसे साथी शून्यवाद एक मत है। शून्यवाद के कौन जनक हैं बताएंगे? शून्यवाद के जनक हैं आपके नागार्जुन। क्या बोलेंगे? नागार्जुन एक जनक हैं। वीरसेन, क्या बोलेंगे? वीरशैव एक मत आया, उसके जनक कौन है? बसव हैं। कौन है? बसव। इसी को हम बोलते हैं लिंगायत। क्या बोलेंगे? लिंगायत मत आपसे पूछ ले तो हम कहेंगे बसव होंगे। आपसे पूछ ले साथी पाशुपति, पाशुपति मत के कौन है? तो वो लकुलीस हैं। कौन है? लकुलीस का ये मत है। किसका है? लकुलीस का मत है। जैसे जैन मत किसने दिया था? जैन मत साथी आपका भद्रबाहु का है। किसका है? भद्रबाहु का है। जैन मत का संबंध किससे है? वो भद्रबाहु का है आपका। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। एक कह रहा जी लठ बजाओ इन पे, ऐसा नहीं है साथी, सबकी अपनी थ्योरीज है, ऐसे कैसे लाठी बजा सकते हो भाई। आगे, रिक्त स्थान वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? जैसे बुद्ध ने घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष तपस्या की उन्होंने, और आपका 35 वर्ष में क्या हो गया था उनको? 35 वर्ष में साथी उनको, यानी 6 वर्षों के बाद में, कितने? 6 वर्षों के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब पूछ रहा महावीर स्वामी, पहले तो बताओ महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है? बेसिक चीज जानते हैं, जी हाँ, जैन धर्म से। तो किस वन में रहने चले गए वो साथी आपका? 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की, 12 वर्ष तप किया साथी, तब 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। और जो ज्ञान प्राप्त इनको हुआ साथी आपका, वो जरंभिक ग्राम में हुआ। बहुत बार जगह पूछी जाती है, जरंभिक ग्राम में इनको आपका ज्ञान प्राप्त होता है। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे। मुझे बताओ इनका संबंध किस वंश से था? इनका वंश था साथी आपका इक्ष्वाकु। क्या बोलेंगे? इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध था। इनके पिता का नाम क्या था बता सकते हैं? महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ। माता का नाम भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या बोलेंगे? इनकी माता का नाम था भैया त्रिशला। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इनका जो जन्म हुआ वो किस वर्ष में हुआ था? महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ वो 540 बीसी में हुआ साथी, 540 बीसी में हुआ। और जो इनकी मृत्यु हुई साथी आपका, वो इनको 468 यानी 72 वर्षों का इनका जीवन था। और जन्म हुआ इनका कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई पावापुरी पटना में। कहाँ पर? पावापुरी, जिसको अप्पापुरी के नाम से भी जानते हैं, पटना में उनका देहांत हुआ। मुझे बताओ महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए? जैन तीर्थंकर उनकी कुल संख्या कितनी हुई है साथी? कुल संख्या रही है उनकी 24। और महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं। क्या बोलेंगे? 24वें तीर्थंकर। जो मार्ग दिखाने वाला है उसी को तीर्थंकर कहते हैं। वो कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। कितनी शिक्षाएं महावीर स्वामी ने दी बताएंगे? महावीर स्वामी ने कुल कितनी शिक्षाएं दी? तो महावीर स्वामी के साथी कुल 5 शिक्षाएं हैं। क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी ने भैया कुल 5 एजुकेशन दी हमको, 5 शिक्षाएं दी। और वो 5 शिक्षा कौन कौन सी हैं? क्या बोलेंगे? जिसमें पहली शिक्षा है आपकी सच बोलना चाहिए। दूसरी हिस्सा किसी से आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा, अहिंसा का दूसरा दिया। तीसरा उन्होंने दिया अचौर्य, यानी कि आपका चोरी नहीं करनी चाहिए, जिसको अस्तेय भी कहते हैं। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अस्तेय का अर्थ होता है अचोरी, यानी चोरी ना करना, चोरी ना करना। एक बताया अपरिग्रह, कई बार अपरिग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म या बौद्ध धर्म के सिद्धांत अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का मतलब होता है पैसा इकट्ठा ना करना, यानी कि जो पैसा है धन संचय ना करना, खर्च करते रहो। क्या बोलेंगे? खर्च करते रहो। क्या बोलेंगे भैया? 5वां है आपका साथी
ब्रह्मचर्य। क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य। यानी कि आप सामाजिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, ऐसे नहीं अपने ही ऊपर उड़ा दें, तो वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा तो अपने ऊपर भी उड़ाएं। तो ये पांचवी शिक्षा जो है ये किसकी है साथी? ये पांचवी है आपकी किनकी? महावीर स्वामी जी की है। किनकी है? महावीर स्वामी जी की शिक्षा है। किनकी है? महावीर स्वामी जी की। पहली जो 4 शिक्षाएं थी ये पहले से थी, तो ये किसने दी थी 4 शिक्षाएं? बोलेंगे 4 शिक्षाएं ये किसने दी थी? कौन बताएगा? मैं इंतजार करूंगा, तभी आगे बढ़ेंगे। शुरुआती 4 शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई? गजब तरीके से उत्तर आना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा बहुत सारे साथी हमारे देंगे। सर ये क्लास सीजीएल के लिए भी, तो बेटा क्लास खत्म हो जाएगी और तुम यही पूछते रहोगे क्लास किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। पहली क्लास देखो, उसी में बताया है। बहुत बढ़िया, पार्श्वनाथ। बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिया पार्श्वनाथ। क्या बोलेंगे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ऐसा ना करूं इस क्लास में ऊपर ही लिखवा लूं एक जगह हर स्लाइड पे कि ये क्लास जो है भैया हमारी इन इन परीक्षाओं के लिए है, भैया आप ऐसे कर लेना। आधे बोर्ड तक मैं इसमें निर्देश ही लिखवा लूं हर रोज, ठीक रहेगा, फिर तुमको अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है भगवान, बंधनों से मुक्त, योग्य या विजेता। विजेता मतलब क्या? विजेता मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। किसको? इंद्रियों को जीत लिया हो। हमको तो भैया अपनी मन पर ही काबू नहीं है, इंद्रियों को ये कैसे जीत लेते थे? इंद्रियों को जीतने वाला। आज आप दोस्त एक वादा करना खुद से आसान नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन है। आप ये बोलना खुद से कि भैया मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चलूंगा, मेरा मन मेरे हिसाब से चलेगा, बस यही इंद्रियों को कायम करने का। लेकिन वो बड़े लंबे समय में शायद आप कर पाए अपने जीवन में। तो क्या बोलेंगे? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो आप बोलेंगे मेरे तो मन नहीं करता लिखने का, मेरा तो मन करता लिखने का, कुछ मन करता, मेरा मन करता इंस्टाग्राम चलाने का, मेरा मन करता भैया मूवीज देखने का, मेरा मन करता घूमने का। अरे तुम्हारा मन क्यों करता है? क्या बोलेंगे? मन क्यों करता है? आपका उस पर काबू होना चाहिए, आपके मन का आपके ऊपर काबू नहीं होना चाहिए। बोलेंगे जी। हाँ दोस्त, कल की छुट्टी रहेगी, याद रख लेना। कल कितनी तारीख है? कितने तारीख की छुट्टी मैंने आपको बताई थी? 10 की। तो कल आपके पास रिवीजन का एक टाइम रहेगा, जो साथी पिछड़ रहे हो वो तैयार करके फिर अगले दिन मिलेंगे, ठीक है? अगले दिन परसों क्लास होगी। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? सोनागिरी। मोक्ष मतलब अंतिम समय था उनका। पावापुरी, जो कि कहाँ पर? पटना में है। पटना अर्थात बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। इसी को बोलते अप्पा नगरी। किस नगर को अप्पा नगरी या अप्पापुरी के नाम से जाना जाता? अप्पापुरी अर्थात पाप रहित नगरी। किसको बोलते हैं पाप रहित नगरी? वो साथी आपका पावापुरी पटना को कहा जाता है। पटना को कहा। आगे आएंगे। नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को मार के गद्दी पे बैठा नंद वंश, जिसका संस्थापक मैंने आपको बताया अभी कौन? महापद्म नंद। देखिए महापद्म नंद। पूछता नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद, जो अपने घमंड में चूर रहता था, जिसके सामने आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी बांध करके ये कहा था कि मैं इस भारतवर्ष से नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। ठीक है, मुझे बताएंगे भैया घनानंद के समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, घनानंद के ही समय आपका भारत पर क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। क्या बोलेंगे? जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय पर आपका भारत का मगध साम्राज्य जो सबसे समृद्ध था, सबसे मजबूत था, उसी को तो सिकंदर का सामना करना था। लेकिन ये तो कैसा था? ये तो साथी अपने मजे में रहने वाला शासक था। और भारत की चिंता उस समय एक अध्यापक जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, उनको चिंता थी। वे तभी तो इससे मिलने गए कि हे घनानंद, तुम इस सबसे शक्तिशाली महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा हो, हमारे देश पर एक विदेशी आक्रमण करने वाला है, हमारे पास एक योजना होनी चाहिए कि हम उसके आक्रमण को विफल कर पाएं। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि शिष्यों की लड़ाई नहीं, वो उस समय के दो महान गुरुओं का युद्ध था। एक तरफ तो अरस्तु का शिष्य सिकंदर था, और एक तरफ यहाँ पर हमारे गुरु आचार्य चाणक्य, जिनको अपना शिष्य बनाना पड़ा था। तो गुरु को जो महान बनाता है वो महान बनाता है उसका शिष्य। कौन बनाता है? उसका शिष्य महान बनाता है। कोई दिक्कत? सर 20 का डी होगा, क्या हो गया भाई? 20 में देखते हैं एक बार। 20 का कुछ गलत क्लिक कर दिया क्या? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। हाँ एकदम ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी,
मैंने उदयन लिख दिया। प्रश्न अगर ये होता हमारा, प्रश्न अगर हमारा ये होता कि अजात शत्रु का पुत्र था, अगर ये रिक्त स्थान यहां पर होता तभी तो उदयन आता हमारा। ठीक है, किसका बेटा था अजात शत्रु? बिंबिसार का बेटा था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझ पर गलत क्लिक हुआ है, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। आगे आते हैं, क्या बोलेंगे? रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक नदियां हैं बताएंगे एक बार। कावेरी की, तुंगभद्रा की, आपका सिंधु या फिर कृष्णा की सहायक नदियां होंगी? किसकी सहायक नदियां? सहायक नदियां खत्म करनी है, पिछली वालियों को पढ़ते रहना, ठीक है, अपने तरीके से। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसकी सहायक नदियां हैं? बोलेंगे भैया सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु की। सिंधु का साथी मुझे बताओ आप एक बार कि इस जो आपका उद्गम है, यानी इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील कौन सा बाब बताया था इसी क्लास में? सिनका बाब। क्या बोलेंगे? मानसरोवर झील भैया जो तिब्बत में मौजूद है उससे क्या होता है? इसका उद्गम होता है। जो साथी इसका मुहाना है, मुहाना का मतलब होता है कहाँ पर गिरेगी? अरब सागर की बंगाल की खाड़ी। भैया अरब सागर में गिरने वाली नदियां मैंने आपको बताई थी, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, साबरमती हो गई, आपका सिंधु हो गई, ये सभी कहाँ जाती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, सिंधु की साथी अगर मैं बाकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, अन्य सहायक नदियों की बात करूं, तो अन्य सहायक नदियों में कौन कौन आएंगी? आपका जास्कर है, ठीक है, श्योक है, क्या बोलेंगे? जास्कर, श्योक नदी हो जाएगी आपका। गिलगित नदी है, क्या है? गिलगित नदी। गिलगित नदी किसका हिस्सा है? वो भी सिंधु की सहायक नदी है। और एक है आपका हुंजा रिवर। हुंजा रिवर, ये चारों भी याद रख लेनी है, क्योंकि इनको तो हम जानते ही हैं पंचनद को। पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं जरा बताना। पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं? एक तो साथी आपका जो लिखी हुई है रावी, एक साथी आपका जो लिखी हुई है चिनाब और झेलम हो गई, और क्या बोलेंगे? एक साथी आपका व्यास है। पांचवी आप बताएं सारे दोस्त। तो सतलुज। ये पंचनद कहाँ पर बहती हैं? पंजाब में। इसीलिए तो पंजाब को हम बोलते हैं पांच धन आब, पांच जलों की भूमि, पांच नदियों की भूमि उसको कहा जाता है। रावी, चिनाब, जे4 झेलम, व्यास और सतलुज है आपका। नेक्स्ट है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? यमुना, महानदी, कावेरी और तापी। और तापी आपका किसकी सहायक नदियां होंगी बोलेंगे जी? भैया ये आपका चंबल बहुत प्रसिद्ध आपका यमुना की सहायक नदी है। क्या बोलेंगे? एक बेतवा आपका बहुत पूछी जाती है, बेतवा, केन, केन, सेंगर, क्या बोलेंगे? सेंगर आपका, रिंद रिवर, क्या बोलेंगे? रिंद। ये क्या है? ये अन्य सहायक हैं। क्या बोलेंगे? अन्य सहायक है। अच्छा मुझे बताएं गंगा जी किसकी सहायक मैंने आपको बताई थी? तो वो तो स्वयं सॉरी, यमुना जी किसकी सहायक है? गंगा की सबसे सहायक लंबा सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना की साथी कुल लेंथ मुझे बताएं, कुल लंबाई कितनी है यमुना रिवर की? तो आप बोलेंगे 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर। भारत की चौथी सबसे लंबी नदियों में है, 1376 नदी है। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ यमुना के किनारे कौन सा यूनेस्को स्थल है? यमुना के किनारे कौन सा साथी यूनेस्को स्थल है? क्या आप बता सकते हैं? भारत के जो 42 यूनेस्को साइट हैं उनमें से कौन सी आपका साथी आपका यमुना के करीब है? तो क्या बोलेंगे? लाल किला है कि नहीं है लाल किला दिल्ली में यमुना के किनारे? जी भैया। आगरा का किला, आगरा में भी यमुना बहती है कि नहीं बहती? जी भैया आगरा का किला भी है। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मुझे बताएं। तो लाल किला हो गया, आगरा किला हो गया, और भैया सबसे चर्चित तो ताजमहल है। क्या बोलेंगे? ताजमहल है, जो कि यूनेस्को में लिस्टेड है। ताजमहल 1983 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। आगरा का किला साथी 1983 में शामिल हुआ था। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? लाल किला यूनेस्को में कब चिन्हित हुआ था? तो आप कहेंगे भैया लाल किला 2007 में चिन्हित हुआ। ठीक है, लाल किला दिल्ली की इमारतें यूनेस्को में बहुत पूछी जाती हैं। कुछ साथियों ने लिखा 2007, बहुत ठीक लिखा था, कुछ ने गलत लिख दिया था। आगे आइए, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? टीला, सेती और बेरी, तमसा, घाघरा, माही या साबरमती की? घाघरा की। किसकी? घाघरा, जिसको हम कर्णाली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कर्णाली के नाम से भी जानते हैं। और घाघरा की अन्य जो सहायक नदियां हैं
उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको मार्क करना। एक तो राप्ती नदी, बताएंगे जी यूपी वालों राप्ती नदी किसके बराबर में बहती है, किस जिले में बहती है। छोटी गंडक साथी आपका, छोटी गंडक, शारदा की अगर हम बात करें, शारदा, और साथी आपका बूढ़ी गंगा। क्या बोलोगे, बूढ़ी गंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं, घाघरा की सहायक नदियां हैं। और घाघरा स्वयं किसकी सहायक है, ये साथी आपका गंगा की सहायक है। क्या बोलेंगे, माही की नहीं बात कर रहा हूँ, घाघरा की बात कर रहा हूँ। किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है घाघरा नदी। इसी को हम कई जगह पर सरयू बोलते हैं साथी, सरयू इसी को हम कहते हैं। गोरखपुर एकदम ठीक उत्तर था। तो क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नगर किस किनारे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राप्ती नदियों के किनारे बसे शहर भी मैं आपको कराऊंगा, राप्ती बनेगा जी। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, किसकी, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। माही, प्राणहिता, मंजीरा, मंजीरा ये मांजरा नहीं है, मंजीरा है, क्या है, मंजीरा या पूर्णा, बताएंगे। गजब सा उत्तर आना चाहिए साथी, बोलेंगे एक बार ए। कई साथियों का उत्तर सी आता हुआ मंजीरा को। माही इसकी सहायक नदी नहीं है साथी गोदावरी की। प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा भी है। इंद्रावती बहुत पूछी जाती है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, ये साथी आपका गोदावरी की सहायक नदियां हैं, किसकी, गोदावरी की। पेनगंगा, वेनगंगा बहुत पूछी जाती है, क्या बोलेंगे, पेन वेन गंगा, पेन गंगा होगी आपकी। और साथी आपका वेन गंगा किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मनेर, मनेर और प्रवरा किसकी सहायक नदी है। आपको याद हो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि प्रवरा, प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी। कौन सी साइड है सिंधु घाटी सभ्यता की, बताएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ साइड। तो आपको याद है दक्षिणी स्थल मैंने आपको बताया था दोस्त कि दैमाबाद महाराष्ट्र जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, और प्रवरा रिवर जो है वो गोदावरी की सहायक है, ये मैंने वहां पर आपको बताया था। गोदावरी मुझे बताएं भारत में कौन से नंबर पर आएगी, अगर मैं लंबाई में बात करूं, जैसे गंगा जी आपका 2525 किलोमीटर है, तो कौन से नंबर पर आएगी गोदावरी, तो आप कहेंगे भैया गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, दूसरी लंबी, पूर्णतः भारत में बहने वाली नदियों की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या बोलेंगे, 1465 किलोमीटर है, क्या है, 1465 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जो इसका साथी उद्गम है, ओरिजिन है, वो कहाँ से होता है, उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। क्या बोलेंगे, त्र्यंबक पहाड़ी से साथी, जो कि कहाँ पर है, नासिक में है। त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पर है, नासिक, और नासिक कहाँ पर है साथी आपका, महाराष्ट्र में है। क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र में है, गलती नहीं करनी है। और गोदावरी नदी किधर गिरेगी, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी, भैया बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, भीलांगना, धौलीगंगा, पिंडर और बिशन गंगा, और बिशन गंगा याद रख लेना। भीलांगना इसकी सहायक नदी है, क्या बोलेंगे, भीलांगना। बाकी ये गंगा जी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, गंगा जी की धाराएं हैं। भागीरथी की कौन सी है, भीलांगना, अन्य किसकी हैं, गंगा जी की हैं, ठीक है। औद्योगिक नीति 1956, मैंने आपको बताया था औद्योगिक नीति 1956 में साथी कितनी अनुसूची थी, कुल अनुसूची मैंने आपको बताई थी। मैं अपने प्यारे साथियों से उत्तर चाहूँगा, कुल कितनी शेड्यूल बताई थी, मैंने बताया था 1956 में पंडित नेहरू ने आपका, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, तो कितनी अनुसूचियों में बांट दिया था। मेरा उत्तर नहीं दे रहा भाई कोई भी, सब विकल्प लिख रहे हैं, 16, 17, 10, 12। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको कक्षा में बताया कि कुल कितनी अनुसूचियों में कैटेगराइज कर दिया गया था। तो कुछ मैं देखना चाहूँगा किसी एक भाई का, जो सबसे पहले उत्तर 3 लिख दे, उस भाई का नाम दिखा देना। तो बहुत सारे साथियों का उत्तर आया, कुल अनुसूची 3 बनाई गई थी। तो इसमें जो अनुसूची ए है, कितनी अनुसूची बनाई गई, अनुसूची ए बनाई गई, क्या बोलेंगे, अनुसूची ए बनाई गई आपका, अनुसूची बी बनाई गई, अनुसूची सी बनाई गई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ विषय थे इसमें, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के थे। और सी में कौन शामिल थे, जो ए और बी में नहीं थे, ए और बी में नहीं, वो सभी इसमें कर दिया, यानी नंबर कुछ नहीं दिया। तो कितने उद्योग थे जिनको आपका अनुसूची ए में रखा, तो 17 को तो रखा अनुसूची ए में, और साथ ही 12 को रखा आपका किसमें, अनुसूची बी में, ये आपको पता होना चाहिए।
3 अनुसूची बनाई ए बी सी। ए में 17 विषय रखे, आपका क्या बोलेंगे 17 उद्योग रख लिए, और बी में आपका 12 उद्योग, और सी में किनको रख लिया जो ए और बी में नहीं है, यानी वहां पर संख्या नहीं थी, वहां पर संख्या नहीं थी। क्या बोलेंगे 17 12। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अब हम फाइनेंशियल और ईयर को, बजट्स को बेसिक से समझते हुए एकदम हायर एंड तक पहुंचेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक क्या ये फाइनेंशियल ईयर होता है? जी भैया, ये क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर होता है। मुझे आप बता देंगे साथी, जो फाइनेंशियल बजट आता है वो किस आर्टिकल में आता है? फाइनेंशियल बजट, वित्तीय बजट जिसको हम कहते हैं, वित्तीय बजट यानी बजट किस आर्टिकल में है? क्या बोलेंगे? आपका वित्तीय बजट किस आर्टिकल में है आपका बजट? तो आप कहेंगे वित्तीय बजट भैया आर्टिकल 112 में है। किस में है? आर्टिकल 112 में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा साथी शुरुआती दिनों में, यानी कि शुरुआती दिनों से मतलब याद रख लेना 1867 तक, यानी कि 1867 से पहले जो वित्तीय वर्ष हुआ करता था वो 1 मई से लेकर के आपका साथी 30 अप्रैल हुआ करता था। 1867 से पहले कितना हुआ करता था? 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल हुआ करता था, ठीक है। और आरबीआई की अगर मैं बात करूं, आरबीआई का आपका होता था 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के आपका साथी 30 जून तक। क्या बोलेंगे? 30 जून तक। लेकिन इसको बदल दिया गया आपका 2021 से ये भी क्या हो गया है? ये भी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च हो गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च कब से हुआ ये आपका? आरबीआई का पहले क्या हुआ करता था? 1 जुलाई से 30 जून, लेकिन उसको भी अब बदल के क्या कर दिया गया 2021 से? तो आप कहेंगे भैया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कर दिया गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? एक बैलेंस्ड बजट का क्या मीनिंग होता है? बैलेंस्ड बजट यानी कि बजट बराबर कब कहेंगे आप बताएंगे एक बार। तो भैया अगर राजस्व के बराबर वे नहीं है, या जितने आपके एक्सपेंडिचर्स यानी जो खर्चे हैं वो किसके, जो रेवेन्यू आया है उसके बराबर हो जाए। जी भैया, अगर एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए आपका, ये फॉर्मूला याद रखना, एसएससी इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं इन्हीं को पूछेगा। एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए रेवेन्यू, क्या हो जाए? रेवेन्यू, यानी कि आपका राजस्व और व्यय बराबर हो जाए तो बजट क्या हो जाता? बैलेंस। लेकिन साथ ही अगर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आय या राजस्व व्यय से अधिक हो जाए, यानी एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो छोटा हो जाए किससे आपका साथी? किससे? आपका रेवेन्यू से। रेवेन्यू से अगर छोटा हो जाए, रेवेन्यू से अगर छोटा हो जाए तब क्या होगा? क्या बोलेंगे भाई? खर्चा तो जो है वो हमारा कम है और साथ ही हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। क्या बोलेंगे? ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। और ना जाने कितनी बार एसएससी ने ये डेफिनेशन पूछी है। बीयूडी जेईटी, क्या बोल देंगे? सरप्लस बजट, इसको हम बोल देते हैं, जेईटी नहीं होती, जीईटी होती है स्पेलिंग। सरप्लस बजट जिसको हम बोलते हैं आपका अधिशेष बजट। क्या बोलते हैं? अधिशेष बजट इसको हम कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी अधिशेष बजट बढ़िया होगा ना, खर्चे कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है। अगर भैया कहीं पर ये हो गया आपका कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से, फिर क्या होगा? तब भैया आपका घाटे का बजट हो जाएगा, घाटे का बजट हो जाएगा, लॉस बजट हो जाएगा, आपका बजट ऑफ लॉस कह सकते हैं, घाटे का बजट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, डेफिसिट हो जाएगा जी, डेफिसिट हो जाएगा, घाटे का बजट हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने लिखा क्या होगा? घाटे का बजट होगा, बजट ऑफ लॉस, डेफिसिट बजट जिसको हम कहते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? शून्य आधारित बजट होता है साथी जिसमें पिछले वर्ष के बजट का कोई उल्लेख नहीं होता, यानी पिछले साल बजट में क्या रहा क्या नहीं रहा उसका कोई जिक्र यदि ना आए तो उसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। और शून्य आधारित बजट ये साथी किस देश ने लाया? सबसे पहले यूएस के द्वारा लाया गया, ठीक है, और ये 1971 में वहाँ पर आया था। और पीटर पाहेर ने इसको, क्या बोलेंगे? पीटर पाहेर ने इसको क्या किया था साथी? अमेरिका में पेश किया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम ये किस वर्ष आया ये बताएं? भारत में सर्वप्रथम, भारत में जो शून्य आधारित बजट है वो पहली बार कब आया? तो क्या बोलेंगे? 1983 में साथी आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्या बोलेंगे?
साइंस एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, प्रौद्योगिकी शब्द को मैंने गलत लिखा दोस्त, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। क्या बोलेंगे आपका साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन अगर मैं पूछूं दोस्त पूर्णतः है शून्य बजट पहली बार, क्योंकि वो तो किसी मंत्रालय का है, पूर्णतः आया 1986 में। अगर पूछे भारत सरकार का बजट कब आया, 1986 में, जिसका हमने प्रयोग किया था साथी कब, 1987 में। ठीक है, 1987 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला राज्य कौन सा है शून्य आधारित बजट लाने वाला, पहला राज्य, भारत सरकार तो लेके आई 1986 में, पहला राज्य साथी जो शून्य आधारित बजट लेके आया, क्या लेके आया, शून्य आधारित बजट, तो पहला राज्य साथी हमारा होगा महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र, ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र होगा। समझ गए, ये बात भी लिख सकते हैं आप। शून्य आधारित बजट क्या होता है, जिसमें पिछले वर्ष का क्या हो, जिसमें पिछले वर्ष के जो लास्ट ईयर का बजट होता है, पिछले वर्ष के बजट का कोई जिक्र ना हो, पिछले वर्ष के बजट का कोई जिक्र ना हो। ठीक है, कोई जिक्र यदि नहीं होगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, वो हमारा शून्य आधारित बजट हो जाएगा। विवग्योर के किस रंग में प्रकाश की ऊर्जा निम्नतम होती है, एनर्जी जो होती है वो लो होती है। यहाँ से मैं साथी 6-7 प्रश्न आपको कराऊंगा, वो सारे आपको पता होने चाहिए। विवग्योर दोस्त किससे बनता है, जरा बताएंगे, विवग्योर किससे बनता है, क्या बोलेंगे, GYOR। V4 आप जानते हैं सारे लोग, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, वॉयलेट होगा। ठीक है, और R फॉर रेड होगा, दो ही जानने हैं आपको। O फॉर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो होता है, आसमानी होता है। ये पूछ रहा है किसकी ऊर्जा जो होगी वो न्यूनतम होगी, तो ऊर्जा सबसे कम होती है साथी किसकी, आपका लाल की। किसकी होगी, क्या बोलेंगे, लाल की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। तो मुझे बताओ ऊर्जा मैक्सिमम किसकी हो जाएगी, अगर इसकी सबसे कम है तो क्या हो जाएगी, इसकी जो एनर्जी है साथी, एनर्जी होती है, क्या बोलेंगे, इसकी जो भैया आपका एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो हाइक पर होगी, और रेड की जो एनर्जी है, रेड की जो एनर्जी है वो लो पर होती है। लेकिन रेड की साथी वेवलेंथ, आप इंडिकेटर देखते होंगे गाड़ियों के, बाइक के, वेवलेंथ सबसे दूरी तक कौन सा रंग दिख सकता है, इसीलिए तो गाड़ी के इंडिकेटर में लगाया जाता है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आपका वो रेड की। तो भाई मुझे बताओ वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी, फिर वायलेट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फिर भैया ये तो सबसे कम हो जाएगी। डाउन का मतलब सबसे कम, और इसका मतलब है आपका सबसे ज़्यादा। और वेवलेंथ जो होती है साथी, तरंगदैर्घ्य होती है, वो आपका फ्रीक्वेंसी का एकदम उल्टा होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का उल्टा होती है। तो अगर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी, तो वेवलेंथ अगर इसकी सबसे कम है तो दोस्त फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी भैया इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी ऊर्जा की अगर हम बात कर लें, तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात कर लें, क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य की हम बात कर लें या आवृत्ति की बात कर लें, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति V बराबर 1/n एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, आवृत्ति जो होती है साथी 1/λ अर्थात 1/, तरंग दैर्घ्य होती है। 6 प्रश्न याद रखेंगे। ये जो विवग्योर है ये किससे निकलता है, क्या बोलेंगे भैया, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। यूपी पुलिस 17 फरवरी पहला प्रश्न आया था कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलके बना होता है। व्हाइट लाइट में श्वेत प्रकाश को अगर हम किसी प्रिज्म से निकालें होकर के तो कितने रंगों में बटेगा, बताएं कितने रंग होते हैं व्हाइट लाइट में, तो आप कहेंगे भैया श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना होता है। कितने से, 7 रंगों से मिलके बना होता है। 2.5 डायोमीटर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसका फॉर्मूला है F बराबर जो होता है साथी 1/, लेंस की जो साथी पावर होती है 1/p होता है। अब p कितना दे रखा है आपको, 2.5। डायोमीटर में क्या नापी जाती है, लेंस की क्षमता, तो 1/2.5 अर्थात यहाँ से हम ये घटाएंगे तो आएगा आपका 10/25। 10/25 का मतलब 0.4 मीटर हो गया साथी, 0.5 मीटर। लेकिन मीटर में ऑप्शन नहीं दे रखे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.4 की गुणा कर दूंगा 100 में, ठीक है, या यही कर देता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 0 घट जाएगी, 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। 1/, क्या होती है, पावर, 1/2, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाई, काटा साथ ही कितना, 0.4 गुणा करी 100 से, आ गया आंसर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। आजकल पूरी केमिस्ट्री मैंने बताया ना, पीएच वैल्यू पूछता है, और साथ ही एक एसिड कौन सा पाया जाता है, ये आजकल का चर्चित क्वेश्चन है। कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाएगा, ये पेप्सी में भी पाया जाता है, इसीलिए नहीं पीना चाहिए पेप्सी को कभी भी। क्या आप उसे गर्मियों में 2 लीटर की पेप्सी ले, लीटर में और लेके आते हैं, बताओ। लॉरिक अम्ल किस में होगा, ब्यूटेरिक अम्ल किस में होगा, बटर में, Bu फॉर बटर, BUT, और BUT फॉर बटर। इरूसिक अम्ल साथी MTS CHCl दोनों में पूछा गया, सरसों के तेल में पाया जाता है, और लॉरिक एसिड आपका नारियल के तेल में पाया जाता है। तो क्या बनेगा दोस्त, जरा देखें, 3 4 3 4 2 1 बनेगा, और 3 4 2 1 किस में है, ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से सही होगा, ये याद रख लेना भाई। आगे आते हैं, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक अम्ल अभी बताया, सोडा वाटर होगा, पेप्सी होगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, इसका साथ ही फॉर्मूला भी बहुत पूछता है, क्या पूछता है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, इसीलिए क्या होता है, दाग छुटाने में प्रयोग होता है। अब ऐसा ना हो कि दाग छुड़ाने के लिए मैंने ये काम कर दिया था एक बार 11वीं क्लास में, मुझे पता चला टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, मैंने कॉलर, वाइट कॉलर पर रगड़ दिया था, मुझे लगा इसके अंदर ही होता होगा, रगड़ देगा, और वो दाग थे चाय के, ठीक है, ऐसे कॉलर पर भी है चाय के दाग होते हैं, समझ जाओ मैं कहानी बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दाग छुड़ाने में, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है साथी आपका क्या बोलेंगे, HCOOH बोलते हैं इसको, HCOOH बोलते हैं। टार्टरिक अम्ल किस में होता है भैया, ये अंगूर और इमली में होता है, अंगूर और इमली में होता है। मुझे बताओ ऑक्जेलिक अम्ल और किस में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल साथी आपका पालक में होता है, पालक में होता है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर मैलिक एसिड किस में होता है, मैलिक अम्ल किस में होता है, तो मैलिक अम्ल होता है दोस्त आपका सेब में, क्या बोलेंगे, सेब में होता है, ठीक है। और जो डंक वाली चीज़ें होती हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है आपका, क्या बोल देंगे उसको, फॉर्मिक बोलते हैं, फॉर्मिक बोले, और कई बार उसको साथ ही मैथोनोइक भी लिखा मिलेगा आपको नाम, मैथोनोइक, ये इसी को बोलते हैं, मैथोनोइक इसी को बोलते हैं साथी आपका। और ये जो COH ग्रुप मैंने लिखा ना, इसमें H की श्रृंखलाएं होती हैं, किसमें, ऑक्जेलिक अम्ल में, ये प्रॉपर HCOH होता है। मैथोनिक अम्ल ये किसमें होता है, डंक, डंक वाली कौन कौन सी चीज़ें बताएं, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, ततैया हो गया, और भी जो कुछ आप जानते हो, ठीक है, उन सब में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, क्या होता है, फॉर्मिक। साइट्रिक अम्ल किस में होता है साथी बताएंगे, साइट्रिक होता है खट्टी चीज़ों में, किसमें आपका, खट्टे, खट्टी चीज़ों में होता है, यानी खट्टे फल हम कह सकते हैं आपका। और HCl जो होता है आपका, ये मनुष्य के पेट में होता है। बेंजोइक अम्ल किस में होता है, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड होता है साथी आपका घास में, किस में, घास में। लिनोलेनिक अम्ल किस में होता है, लिनोलेनिक एसिड साथी किस में होता है आपका, वनस्पति तेल में, किस में होता है, वनस्पति जो तेल होते हैं, ये रिफाइंड जैसी जो चीज़ें होती हैं आपका, ऑलिव आप बोलेंगे, ऑलिक एसिड किस में होता है, ये जैतून में होता है, जैतून किसको बोलते हैं, ऑलिव ऑयल में। आप मुझे बताएंगे किस संस्था का फ्लैग है, किस संस्था के साथ ही आपका जो चित्र है, यानी जो स्लोगन है, जो उसका फ्लैग है, उसमें जैतून की पत्तियां हैं, बताएंगे किस में है, ऑलिक बोलेंगे, जैतून में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कोविड-19 ये कवक के कारण हुआ क्या भैया, वायरस के कारण। दाद खाज खुजली ये किसके कारण होते हैं, ये कवक के कारण होते हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या बोलेंगे, सरकारी नौकरी वाला है ये, गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या बोलेंगे, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजे से क्या बोलेंगे भैया, गंजापन हो गया, ठीक है। दामाद से हो गया आपका, दा से क्या हो गया, दमा, और दा से हो गया आपका दाद, ठीक है। खाए से क्या हो गया, खाज हो गया, और फूट से हो गया फूट, क्या बोलते हैं इसको, एलिफेंट फूट हो गया, किसको, एलिफेंट फुट, जिसको हाथी पांव हम कहते हैं, पैर सूज जाते हैं।
तो क्या बोलेंगे, ये जो आपका साथी क्या बोलेंगे, दमा, दाद, खाज, खुजली, ये सब किसकी वजह से होते हैं, कोविड-19 वायरस की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस आपका साथी है मैं आपको बता चुका, जीवाणु की वजह से, हैजा भी किसकी वजह से, जीवाणु की, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होते हैं ये लोग। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित वायरल रोग है जो वायरस के कारण होता है, दिखाएं भाई को ऊपर क्या कह रहे हैं, जो वायरस के कारण होता है, बोलो भी फटाफट। ठीक है, टारगेट भाई, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी और मलेरिया, और मलेरिया। तो क्या कहेंगे भैया, चिकन पॉक्स हो जाएगा क्या आपका, तो जी भैया, चिकन पॉक्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, ये जीवाणु हो गया, काली खांसी, मलेरिया, ये साथी आपका, मलेरिया किसका, प्रोटोजोआ का रोग है, प्रोटोजोआ का, ऑप्शन बी और सी आपका किसके हैं, जीवाणु के। तो चिकन पॉक्स मुझे कुछ बताएं वायरस की वजह से और कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो साथी रेबीज होता है, रेबीज होता है आपका, दूसरा साथी आपका खसरा होता है, गंभीर रोग इसी की वजह से होते हैं, तीसरा हर्पिज जो कि त्वचा का रोग है, क्या बोलेंगे, हर्पिज होता है, चौथा दिमाग का संतुलन जब व्यक्ति का ना रहे, जैसा टारगेट भाई का नहीं रहा अभी, मेनिंजाइटिस होगा आपका, मेनिंजाइटिस होगा, पांचवा साथी ट्रैकोमा, ट्रैकोमा किस अंग का रोग है पूछा जाता है, आंख का रोग है ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस साथी माइंड का रोग है, ठीक है, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है इसमें, ट्रैकोमा होता है साथी आपका, पोलियो हो गया आपका, पोलियो हो गया आपका, ठीक है, सातवां साथी आपका एड्स रोग हो गया, क्या हो गया, एड्स रोग हो गया, एक आपका साथी चेचक जो कि चिकन पॉक्स लिखा ही हुआ है, नवा रोग होता है साथी आपका छोटी माता, ठीक है, छोटी माता, दसवां साथी आपका डेंगू रोग होता है, क्या होता है, डेंगू होता है, ग्यारहवा साथी आपका होता है गलशोध जो कि गले से जुड़ा हुआ गलशोध, ठीक है, याद रख लेना, ऐसे याद रखते हैं हम कैसे, रेखा हमें याद रखना है इसको, रे से रेबीज हो गया, खा से खसरा हो गया, है से हर्पिस हो गया, में से मेनिनजाइटिस हो गया, क्या हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, तो क्या बोलेंगे, रेखा हमें, हमें हिट करके, है से हर्पिज और ट्रैकोमा, क्या बोलोगे, हमें हिट करके, ट्रैकोमा हिट, हिट करके, करके को छोड़ देंगे, रेखा हमें हिट करके, हिट करके पोएचे छोड़ गई है, क्या बोलोगे, पोएचे, पोएचे मतलब पीछे, पोएचे छोड़ गई है, छोड़, क्या बोलेंगे, छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके, तो रे से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पीज, में से मैनिंजाइटिस, साथ ही टे से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से आपका एड्स, चे से चेकअप, चेचक हो गया, और छः से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा, क्या बोलोगे, इन्फ्लुएंजा भी किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा भी किसकी वजह से होता है, क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंजा भी किसकी वजह से होता है, वो साथी आपका वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। आगे आएंगे, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है बताएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सिर्फ उत्तर फोकस करेंगे, नरेंद्र गर्ग को, नितिन मिश्रा को बनाया गया है या राहुल सिंह को बनाया गया है, सीबीएसई का फुल फॉर्म कितने दोस्त जानते हैं, लिखें फटाफट से, क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर, सेंट्रल बोर्ड फॉर, और आपके जितने भी साथी पढ़ते हों याद रख लेना, इस बार यूपी बोर्ड में आरडब्ल्यूए का क्या रिजल्ट रहा आपको पता है, 10th और 12th में थम्सअप करके बताएं या नहीं पता है, अपने साथी जो आपके भाई बहन हैं छोटे उनको साथी आप लोग बताना, अगर कोई आपका हो साथी 12th में, तो इस बार सीबीएसई को भी रोजगार विदंकित फ्री क्लासेस के द्वारा शुरू करने जा रहा है, ताकि इन महंगी, बहुत महंगी फीसों से बच्चे को बचा के यूट्यूब पे पढ़ाया जा सके, ठीक है, तो अपने बहुत सारे साथी आपके पड़ोस में जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हो ट्यूशन के लिए, मान लिया चलो कुछ तो अमीर होंगे, उनकी जिद होती है कि भैया हम तो पढ़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा फीस जाती है, वो विषय अलग है, आप में मेरा रिक्वेस्ट मोड ये है कि ऐसे बच्चे आपके गली मोहल्ले में हों, और बोर्ड, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसे बच्चे होते नहीं, फिर भी हों, फ्री एडमिशन मिल गया हो स्कूल में सरकार की किसी योजना के तहत, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, क्या बोलोगे, सीबीएसई की 1929 में स्थापना हुई, ये 3 बोर्ड से साथी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपका, आशा लकड़ा को याद रख लेना, ये साथी आपका जो अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, क्या बोलोगे,
अनुसूचित जनजाति यानी कि नेशनल एसटी जो कमीशन है अनुसूचित जनजाति जनजाति आयोग की क्या है साथी, ये जनजाति आयोग की सदस्य नियुक्त हुई हैं, जनजाति आयोग की ये सदस्य नियुक्त हुई हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से, किससे, एनसीईआरटी से बनता है। एनसीईआरटी बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर, फुल फॉर्म लिखें, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या बोलेंगे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी जानते हो ना, एनसीईआरटी की किताबें बहुत पढ़ते हैं लोग जब यूपीएससी पीसीएस करना होता है तो। क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई भैया 1961 में हुई, क्या बोलेंगे, 1961 में। एनसीईआरटी के साथ ही प्रबंधक भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा बताओ, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, दिनेश प्रसाद सकलानी है। कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये कौन है साथी, आपका एनसीईआरटी के प्रमुख हैं, प्रबंधक कह सकते हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है, बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र हैं जी, धर्मेंद्र हैं, बहुत शानदार, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री। हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है, कि टिकटॉक को बैन करने के लिए फ्रांस, जापान, अमेरिका, टिकटॉकर्स ने खून पी रखे हैं। अमेरिका, क्या बोलेंगे जी, स्टार्टअप फंडिंग में, विश्व रैंकिंग में, क्या बोलेंगे, स्टार्टअप फंडिंग में क्या आया है, ये स्टार्टअप फंडिंग में इसकी जो विश्व रैंकिंग आई है, वर्ल्ड रैंकिंग में, क्या बोलोगे, फर्स्ट रैंक किसकी है, वो अमेरिका की है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका के साथ साथ ही हमारा जो युद्ध अभ्यास होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक वॉर एक्सरसाइज हमारी इसके साथ होती है जो हाल ही में मेघालय में हुई, उसका नाम क्या था, क्या बोलेंगे, युद्ध अभ्यास मेघालय में जो कि इंडिया और यूएसए का हुआ साथी, उसका क्या नाम है, क्या बोलोगे, उमरोई। कहाँ पर हुआ वो, उमरोई हुआ आपका साथी, उमरोई जो जगह पर हुआ आपका, क्या नाम है उसका, वज्र प्रहार है। क्या है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, याद रखेंगे, वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, भारत के बाहर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, बोलो जी, भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा किनकी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। ये कहाँ पर है दोस्त आपका, तो हम बोलेंगे कि वो अमेरिका में है। कहाँ पर है, अमेरिका, मैरीलैंड में। कहाँ पर, मैरीलैंड यूएसए में है। कहाँ पर है, मैरीलैंड यूएसए में है सबसे बड़ी प्रतिमा। हाल ही के चर्चित प्रश्न हैं, आगे आएंगे। हाल ही में कहा विश्व आध्यात्मिक महोत्सव, क्या बोलेंगे, आपका वर्ल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहाँ पर हुआ है ये, हैदराबाद में, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर लखनऊ में। ये किया गया है भैया आपका हैदराबाद में, ठीक है। और स्थान था इसका आपका, ये क्या था, कान्हा शांति वनम में हुआ। कहाँ पर हुआ, कान्हा शांति वनम में ये साथी हुआ। क्या बोलेंगे, ये क्या है भैया फिर आपका, कान्हा शांति वनम जो है, कभी पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वधर्म ध्यान केंद्र है, सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म ध्यान केंद्र है। क्या बोलेंगे, सर्वधर्म ध्यान केंद्र ये है, ठीक है, सर्वधर्म ध्यान केंद्र ये है। आगे नेक्स्ट, हाल ही में ईसीआई समझते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जी भैया, ईसीआई ने मिशन 414 अभियान शुरू किया है। कहाँ के लिए शुरू किया है, बोलेंगे सर, आरपीएफ और यूपी पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, जी भाई साहब, उन्हीं के लिए चलाया हुआ है। मैंने बोला सारे वनडे एग्जाम्स के लिए हमने ये चलाया है। अब आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हम उस मोड पर आ चुके हैं, अब हम थम चुके हैं। जितने बच्चे इससे टूटने थे वो टूट चुके, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, जब हम शुरू करते तो हमारी ऊर्जा असीम स्तर की होती है, लेकिन बात ये नहीं होती कि शुरुआत कौन करता है, बात ये होती है कि अंत कौन करता है। और उसी को कहते हैं ना, अंत अस्ति आरंभ, द एंड इज द बिगिनिंग, अंत ही शुरुआत है। अगर अंत आपका बेहतरीन होगा तब आप एक शुरुआत अच्छी अपने जीवन में कर पाओगे साथी। तो क्या बोलेंगे, ईसीआई ये हिमाचल प्रदेश किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। किसके लिए हुआ हिमाचल प्रदेश में, मतदान बढ़ाने के लिए, वोटिंग को बढ़ाने के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए,
मतदान बढ़ाने के लिए ये साथी आपका हुआ, ठीक है। कौन सीएम है हिमाचल प्रदेश के, जरा बताएं। हिमाचल प्रदेश के भैया सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, कहाँ से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। सुखविंदर सिंह क्या बोलेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। मुझे बताओ यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में साथी राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप जी हैं। कौन है, शिव प्रताप शुक्ल हैं, शिव प्रताप। मुझे आप बताओ यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 68 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, वो 4 हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ही साथी एक स्कीम आई आपका, एक स्कीम आई यहाँ पर आपका, कौन सी, सरकार गांव के द्वार। क्या बोलेंगे, सरकार गांव के द्वार योजना का संबंध किससे है, सरकार गांव के द्वार योजना का संबंध किससे है, हिमाचल प्रदेश से है। क्या बोलेंगे, अपना विद्यालय कार्यक्रम का संबंध किस स्टेट से है, सॉरी, अपना विद्यालय कार्यक्रम का संबंध किस स्टेट से है, अपना विद्यालय कार्यक्रम, तो वो जुड़ा हुआ है दोस्त आपका हिमाचल प्रदेश से। क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये हमारे आज के 40 प्रश्न हुए साथी, और आज का आपका होमवर्क है। साथ में कल दोस्त आपका संडे भी है। हर संडे में रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आपकी ऊर्जा बनी हो रहनी चाहिए साथी। वो अलग बात है कि आप कितना आराम करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे तो साथी उम्मीद सी बात है कि शायद आप 40 सेट को 2, 4, 10, 5 दिन आगे पीछे याद करेंगे, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है मैं आपसे कहूँ नहीं भैया मेरी क्लास तो आपको लाइव ही करनी है। वो आप अपने सूटेबल तरीके से देखिए आपके लिए बेहतरीन क्या है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपकी कक्षाएं तैयार होनी चाहिए इस 2024 के लिए, एसएससी जीएस या फिर आपका वनडे जीएस, आरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए जीएस में जितना भर काफ़ी होगा आप इस क्लासेस के माध्यम से देख पाएंगे। मैं बस कहूँगा कि हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। एक बार बोले मेरे साथ बढ़िया तरीके से कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो ख्याल रखो अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू। मिलते हैं सोमवार को, उम्मीद करूंगा जो साथी पीछे होंगे वो हमको सोमवार तैयार मिलेंगे। थैंक यू।